तो वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कहां तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन तक, और हाइड्रोकार्बन की हमने की थी शुरुआत। यहां तक नहीं पढ़ा था, इसकी की थी शुरुआत। तो हम लोग पढ़ेंगे आज हाइड्रोकार्बन में आगे क्या होता है। तो हमने दो चीज बताया था आपको, हाइड्रोकार्बन और ब्लैक यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरीके का होता है। एक हमने बताया था एलिफैटिक होता है, तो एलिफैटिक लिख दिया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक वो होता है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे यहाँ पर। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन, और ये हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन। इसको मैंने बताया था ये सुगंधित होते हैं, ये बंद श्रृंखला वाले हैं, ये खुली श्रृंखला वाले हैं। इसको एलिफेटिक भी बोलते हैं और इसके साथ में पैराफिन भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसका कौन सा है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक, अब हम लोग इसको उठाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसको उठाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, कौन से? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में जितना आपने पढ़ा है उतना ध्यान रखें, और फिर हमने ये लिया है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक के बारे में। तो एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक भी होते हैं दो तरीके के, ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। अब एलिफेटिक जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं। अब आप इनको कैसे पहचानेंगे, ये क्या होते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब देखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये होगा सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये होगा अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर अकेला कार्बन है तो फिर उसके साथ में जितने भी परमाणु कोई दूसरा जुड़ा होगा फिर भी उसके साथ में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। उसे बोलेंगे कैसा हाइड्रोकार्बन? हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन, यहां पर हमने लिया पहला नंबर, तो पहला हो गया संतृप्त, और ये हो जाएगा असंतृप्त, ये दूसरा नंबर हो गया। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, या तो डबल नहीं हुआ तो कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त दो तरीके के होते हैं, डबल बॉन्ड वाला मतलब द्विआबंध हाइड्रोकार्बन, और त्रिआबंधित हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में है लगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे तो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त वाला सिर्फ एक तरीका होता है, कौन सा? ये होगा ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक। अब देखें इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसका सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र से पहले इसका एक ही नाम है जिसे कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। इसकी एक श्रेणी है, यानी एक ऐसा ये समूह है, ऐसे तत्व इसमें होते हैं, ऐसा यौगिक है ये जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन, यानी ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन। एल्कीन बोला जाएगा तो डबल बॉन्ड तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भैया। और एक होता है एल्काइन, अगर एल्काइन बोला जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। एल्कीन और एल्काइन ये होते हैं असंतृप्त, और एल्केन जो होता है वो होता है संतृप्त। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये एक सदस्य है, पूरा एक पूरा समूह है। सदस्य का मतलब होता है ये पूरा, इसकी एक फैमिली होती है। किसकी फैमिली? एल्केन की। फिर इसमें ये पूरी फैमिली है, इसमें इसके सदस्य अलग अलग आएंगे। जैसे हो गया एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से आएगा। एल्कीन में उसी में इन लगा दिया जाएगा, नाम लिखने में, जैसे मान लो आ गया एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। और एल्काइन में
इसमें हो जाएगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसमें आइन लगाया जाएगा। तो ये जो नाम है आपको अभी समझ में आएंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत ना करें, ठीक, मतलब टेंशन ना लें, ये है ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CN, ये ब्रैकेट लगा हुआ नहीं तो डबल C समझ लो, ऐसे CnH2n+2। ये किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का सामान्य सूत्र। मतलब अगर n की मतलब कोई नंबर है और फिर एल्कीन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n। ये गलती हो रही है, रुके रहे, अच्छा यहाँ पर सिर्फ 2 है, ये हो जाएगा, ये है CnH2n। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर -2 होता है और इसमें कुछ नहीं जुड़ता। तो पहले वाले में CnH2n, दूसरे वाले में CnH2n, तीसरे वाले में CnH2n। ये क्या है, तीनों 2 तक सेम है, लेकिन पहले वाले में 2 जुड़ता है, दूसरे वाले में 2 हट जाता है, तीसरे वाले में 2 घट जाता है। 2 जुड़ेगा, 2 हटेगा, 2 घटेगा, ये ध्यान रखना। तो ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इस तरह से आप इसके सूत्र याद कर सकते हो और फिर इनके सदस्यों के नाम आप लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो हमको एल्केन पता करना है और पहला एल्केन कौन होगा, तो कार्बन जहां है वहां पर लिखेंगे 1, ठीक। अब देखो जैसे कि हम लोग मिटा रहे हैं इसको और लिख रहे हैं, ठीक। ये संतृप्त और असंतृप्त तो आपने नोट किया है, नहीं नोट किया तो पीछे जाओ स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। अब देखो यहां पर ये C है तो हमने लिखा C, N है, N की जगह पर लिख दिया 1, N बराबर 1 ले रहे हैं। अब N बराबर 1 लेंगे तो C की जगह 1 रखने की जरूरत है, C 1 तो है ही, तो 1 ना रखो, ठीक। हमने इसको हटा दिया। फिर क्या हुआ, H है तो H लिख दिया। अब यहाँ पर 2 है और फिर N है, N की जगह पे 1 लेंगे तो 2 1 कम 2 ही तो होगा और प्लस 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4। तो CH4 जो हुआ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केन का प्रथम सदस्य। अब देखो यहां पर आप इसका नाम क्या रखोगे, ये बना तो क्या बना, ये बना मेथेन, ये मेथेन बना, लेकिन आप जाने इसको कैसे कि मेथेन है। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कार्बन के नंबर। जब आप कार्बन के नंबर याद कर लोगे, एक कार्बन तो क्या कहोगे, 2 कार्बन बहुत लोग जानते हैं, जिसने शुरू ही किया है उसके लिए मैं यहां पर लिख दूं, अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, अगर 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर हो जाएगा पेंट और 6 पे हो जाएगा हेक्स और 7 पर हो जाएगा हेप्ट, 8 पर हो जाएगा ऑक्ट। आप इतना याद कर लें बस। वैसे 9 पर नॉन होता है, 9 पर याद कर लें नॉन, ये याद कर लें बस। वैसे आप यहां तक 8 तक याद करें, ये आपके लिए पर्याप्त है। ये जब याद कर लोगे तो जितना कार्बन होगा उसकी जगह पे ये लगाओगे आप, 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखो ये किस सदस्य का है, ये है एल्केन का सूत्र। क्यों, क्योंकि CN था तो N की जगह 1 था, हमने 1 लिख दिया, यहां पर लव लिख देंगे। फिर 2 था, 2 लिखा, N की जगह 1 था तो गुणे में 1 लिख देंगे, स्क्रीन में गुणा होता है, प्लस और 2 लिख दिया, तो यहां पर हो जाएगा C1 तो C1 हो गया, 2 एकम 2 और 2 4 तो C हो गया 4। अब इसका नाम किस तरह से रखेंगे हम ये देखें, तो ये है एल्केन का, तो एल की जगह पे रखते हैं कार्बन नंबर, किसकी जगह पे, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नीचे, यहाँ बॉन्ड देख लेते हैं। कार्बन ऐसे लिखा जाएगा, एक हाइड्रोजन, नीचे दूसरा हाइड्रोजन, इधर तीसरा हाइड्रोजन, इधर चौथा हाइड्रोजन। देखो 4 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 सबसे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये किसका है, एल्केन का है। एल्केन का हुआ। अब इसका नाम क्या होगा, तो एल की जगह पे रखेंगे कार्बन नंबर, तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन क्या कहते हैं, मेथ, तो लिखेंगे यहाँ पर मेथ, धन लगा दो। अब एन लिखा हुआ है, एन इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मेथ और एन क्या होगा, हो जाएगा मेथ और ए की मात्रा इस पे लग जाएगी, ये हो जाएगी मेथेन। तो इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। एन जोड़ना है, ये इसे कहते हैं सफिक्स, सफिक्स जो पीछे लगता है, और एल की जगह पे कार्बन नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होता, जैसे कि हम इसको मिटा रहे हैं फिर लिख रहे हैं, देखो 2 कार्बन करके लिखा है तुमको, मान लो हमने यहाँ 2 कार्बन दिया तो C2 हो जाएगा, C2 हो गया, H2 और यहाँ पर भी एक की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, C2H6।
तो ये इसमें कितने कितने कार्बन होंगे। अब इसके कार्बन के लिए हम यहाँ इसको रखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि इसमें कितने कार्बन के बॉन्ड होंगे। कार्बन के बॉन्ड यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन से लिख लिया। अब 6 कार्बन है तो 1 2 3 इसके साथ में, 1 2 3 इसके साथ में। अच्छा यहाँ पर कुछ लगा नहीं है ना, तो आप हाइड्रोजन माने कुछ ना लगा हो। अगर नहीं लगा है फिर भी तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला भी है और ये यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन इधर 3 इधर, 6 हो गए और 2 कार्बन, तो 1 कार्बन ये कार्बन। देखो सबके साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह से हो जाएगा ये क्या, एल्केन का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एल्केन होता है, हमने अभी आपको बताया। अब एल्केन ऐसे लिखा जाता है, एल्केन, इसका नाम क्या होगा, ये जो लिखा हुआ इसका नाम क्या होगा। तो इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एल की जगह पे कार्बन नंबर, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो एथ लिख देंगे। और धन एल को हो गया, एल को हो गया, अब ए की मात्रा बची और ना बचा, तो ए की मात्रा को ए लिख देंगे और ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो ये एथेन हुआ। इस तरह से 3 कार्बन होगा तो प्रो धन एन हो जाएगा प्रोपेन, 4 होगा ब्यूटेन। इस तरह से हम निकाल सकते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, उसमें एन लगा देंगे बस। 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, 7 होगा तो हेप्टेन और 8 होगा तो ऑक्टेन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आया है क्या, मेथेन। तो मेथेन क्या है, सबसे सरल, सबसे सिंपल क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी इससे सिंपल कुछ नहीं। यहाँ एक कार्बन है इसमें और CH4 है, तो हम लोग इतना जाने। अब ये वाला आपको लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, या उधर लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं CH4 के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, एक एल्केन का सबसे सिंपल सदस्य, पहला सदस्य है। ये पहला सदस्य, इसको बोलते हैं, विकल्प में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और आपके बोर्ड यूपी बोर्ड में तो हर साल पूछा ही जाता है कि ये इसका नाम दूसरा क्या है, तो इसका नाम है मार्स गैस। मार्स गैस, इसे मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि मेथेन जो होती है, मार्स माने होता दलदल, तो ये दलदल में पाई जाती है, इसलिए दलदल में पाए जाने के कारण इस गैस को बोलते हैं मार्स गैस। अब ये दलदल में क्यों पाई जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों के सड़ने और गलने से ये गैस प्राप्त होती है, बनती है। कौन सी गैस, कोई पेड़ पौधा सड़ या गल जाता है तो सड़ने से मार्स गैस यानी मीथेन गैस बनती है, तो इसीलिए इस गैस को बोलते हैं मार्स गैस। तो CH4 का दूसरा नाम मार्स गैस होता है और अगला नाम मेथेन तो होता ही है, आप लोग जानते ही हो। अच्छा, कोयला की जो खदान होती है, कोयला कैसे बनता है, बहुत समय पहले क्या होता है कि जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं और उनके सड़ने से फिर रूपांतरित हो जाता है जो लकड़ी होती है कोयले में, तो लकड़ी का कोयले में रूपांतरण होने से उसमें कहीं ना कहीं सड़ने से परिवर्तन हुआ है, तो सड़ने से कुछ मात्रा किसकी आती है, इस मीथेन गैस की। तो जब कोयला खदान में लोग काम करते हैं तो वहां पर एक प्रकार की गैस निकलती है जिसकी डंप की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है, डंप करने की, इसीलिए इसको डंप गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस, डंप गैस। और ये ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है, ज्वलनशील, क्योंकि आप लोग जानते हैं बायोगैस जो होता है, जो गोबर गैस होती है, उसको बनाने में कौन सी गैस, ये कौन सी गैस निकलती है, गोबर गैस में 90% गैस होती है मीथेन गैस, तो इसीलिए ये ज्वलनशील होती है। जो कुकिंग गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस होती है, उसमें भी ज्वलनशील ये गैस होती है, मतलब ये जलती है। अगर ऑक्सीजन से क्रिया करे तो ये जल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। कैसे निकालेगी, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी मीथेन जलाना है ना, तो मीथेन लिखे। ये ज्वलनशील गैस है। जलने में सहायक कौन गैस होती है, खुद नहीं जलती है ऑक्सीजन, लेकिन जलने में सहायक होती है। अब ये क्रिया कर जाएगी तो ये बन जाएगा CO2, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। कार्बन जहां पर होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके काला काला धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल बना देंगे, H2O। क्या समीकरण बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन इधर, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा दें। अब हो गया 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर 2 हो गया, यहाँ तो 4, यहाँ पर 2 ही, यहाँ पर 2 लगा दो। इस तरह की समीकरण हो गया बैलेंस। और इसमें जब कोई चीज जलेगी तो उससे उष्मा निकलेगी नहीं निकलेगी, उष्मा निकलने पर तो इधर उष्मा निकल गई, समीकरण बैलेंस नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें से जो उष्मा थी जलने के बाद में उष्मा निकल गई है, तो इधर उष्मा जोड़ दो,
प्लस ऊष्मा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। यानी जिधर प्लस लगा रहता है उधर से ऊष्मा निकली है, इधर जितनी जितनी निकली उतनी जोड़ी गई है, जितनी निकली जाएगी उतनी जोड़ी जाएगी, तभी समीकरण बैलेंस होगा। ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया का भी उदाहरण है, पहले चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मीथेन गैस और कहां पाई जाती है इसके बारे में देखें। जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है। तो धान के खेत में कौन सी गैस, मीथेन गैस। धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक, मीथेन गैस होती है। और एक चीज पूछा जाता है कि जानवर जो होते हैं वो जब जुगाली करते हैं, जुगाली करना समझते हो, जिसे पागुर करना कहते हैं। जानवर जब चारा खा लेते हैं तो अपना खाना बाद में पचाते हैं पागुर करने के बाद। अब पागुर करने के टाइम उनसे, उनके पेट से एक गैस निकलती है उनके मुंह के जरिए, और वो गैस कौन सी होती है, वो होती है मीथेन गैस। तो जुगाली करते टाइम जानवर, जुगाली करते समय जो जानवर होते हैं वो कौन सी गैस निकालते हैं, आप लोग लिख लें, जानवर CH4 यानी मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में, मीथेन गैस के बारे में। अब कोई इसको डंप गैस, कोई मार्स गैस, कोई जुगाली वाली गैस, कोई धान की खेत वाली गैस कह सकता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाला जो नाम है ये है IUPAC नाम, IUPAC नाम, ये आईपीसी द्वारा सुझाया गया नाम है। आईपीसी क्या है, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये विशेष, इसके नाम जितने भी यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन वाले, उनके नाम अलग अलग हैं। हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।